Hello. Good afternoon, students. I'm giving you 5 minutes so that you all can join as possible as soon. Till then, I'm sharing your textbook so that you can revise our previous lecture, whatever we have studied in previous lecture. Okay, in previous lecture, stop doing this. Okay. Dear student, please join as possible as soon so that I can start. You all can hear me. My voice is audible to everyone. If yes, then just raise your hand. So that I know who is unable to hear my voice. Is it audible to everyone? Yes or not? Just raise your hand. Okay. And please join the meeting as possible as soon so that I can start. Okay. Till other participant will join, let me start revise our chapter so that we can go with the flow and you can understand it better. ओके और शायद कुछ आपको लास्ट लेक्चर में समझ में ना आया हो या फिर कुछ रह गया हो तो आप उसे रिवाइज कर सके. सो आई एम गोइंग टू रिवाइज जस्ट वंस फ्रॉम द स्टार्टिंग. ओके, कैन यू हियर मी प्रॉपरली? Okay. In previous lecture we just started history. हमने अब तक जियोग्राफी देख लिया एंड देन उसमें हमने यूनिवर्स और अर्थ के बारे में देखा. फिर हमने स्टार्ट किया था हमारा सेकेंड यूनिट which is ancient period. In second unit we have started our first chapter, introduction to history. And introduction to history, we have to know, first we have to know what is history. And I also told you the definition of history. What is history? History may be defined as a careful and a systematic past events. You can see it clearly over here. History may be defined as a careful and a systematic study of a past events, pieces of available material, remains and records. That means कि हिस्ट्री क्या है कि एक पास्ट इवेंट की क्या सिस्टमेटिक स्टडी है. जो भी हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं उनके बेसिस पे उन्हें जो स्टडी की जाती है पास्ट इवेंट की उसे केयरफुली की जाती है, उसे बोलते हैं हिस्ट्री. और द पर्सन हु स्टडीज सच काइंड ऑफ स्टडीज और हिस्ट्री इज कॉल्ड historian. A person who carries out such studies and records in the finding is called historian. Then we studied about one of past events. That means in which we have studied about chronology. Now what is chronology? यानी कि जो भी हिस्ट्री में इवेंट्स होती है उसको वो जो इस ऑर्डर में हुई होती है उस ऑर्डर में उसे अरेंज करने को बोलते हैं chronology. The historian arrange past events in order to the time. मतलब टाइम के अकॉर्डिंग उन्हें ऑर्डर किया जाता है, मतलब अरेंज किया जाता है. दैट इज इवेंट that happened first followed by the events that happens later.
दिस ऑर्डर इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी, मतलब हिस्ट्री जो पहले हुई होती है उसको पहले, देन उसके बाद जो हुई को उसको फॉलो करते हुए उसको अरेंज किया जाता है. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड chronology in which we have studied about before Christ and Anno Domini. यानी कि ये जो एब्रीवेशन है उसका यूज टाइम पीरियड को डिनोट करने के लिए होता है. बिफोर क्राइस्ट यानी कि लॉर्ड यीशु क्रिस्ट के जन्म से पहले, एंड एनो डोमिनी यानी कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड यानी कि जो हमारे लॉर्ड क्राइस्ट है उनके बर्थ के बाद की बात है. सो जो बिफोर क्राइस्ट है वो जो भी ईयर होता है, जो ईयर डेट लिखी जाती है उसके बाद लिखा जाता है. उसका एग्जाम्पल है 185 BC. और देन एडी जो है एनो डोमिनी वो उससे पहले यानी कि एडी 180. इसका मतलब ये होता है कि आफ्टर द बर्थ ऑफ यीशु क्रिस्ट के 180 ईयर्स के बाद. और अगर इन दोनों के बीच का अगर हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, ओके तो हम क्या करते हैं उसको ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर 250 BC यानी कि यीशु क्रिस्ट के जन्म से 250 ईयर्स पहले और एडी 150 मतलब एडी आफ्टर द बर्थ ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट मतलब 150 ईयर लॉर्ड क्राइस्ट के जन्म के बाद ये पूरा टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है. तो हम इनको ऐड करेंगे तो टाइम पीरियड क्या हुआ 400 ईयर्स. और क्रोनोलॉजिकली हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, विच इज़ एंशंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न. और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यूनिट 2 का नाम है एंशंट पीरियड. सो यू मे नो दैट कि इस चैप्टर में इस बुक में हम एंशंट पीरियड के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. सो इन नेक्स्ट ईयर यू विल स्टडी अबाउट मेडिवियल पीरियड एंड इन नेक्स्ट ईयर यू विल स्टडी अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री. ओके सो इन एंशंट पीरियड में क्या होता है कि जो मैन है वो पहले वेंडरर था, सॉरी हंटरर था, फिर फूड गैदरर बना, देन ही बिकम फार्मर, देन ही बिकम ट्रेडर, देन दे स्टार्टेड टू सेटल डाउन, मतलब कोई एक जगह पे फिक्स सेटल होने की कोशिश की. उसकी वजह से सिटीज़ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, फिर लार्ज किंगडम बने और फिर फॉरेन कंट्रीज़ के साथ इन्फ्लुएंस में आया इंडिया. और इनकी वजह से उनके कस्टम्स, रिलीजन, लिटरेचर इन सब के साथ इन्फ्लुएंस की वजह से आज हमारे कल्चर में इतनी सारी वैरायटी देखने को मिलती है. देन वी हैव स्टडीड अबाउट प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. व्हाट इज प्री हिस्ट्री? The period of man's existence for which we have no written records, which is called prehistory. मतलब कि जो स्टार्टिंग पीरियड था उस वक्त जब मैन फूड गैदरर और हंटरर था, उस वक्त वो ना लिखना ना पढ़ना, दे डोंट नो अबाउट इट, मतलब उसके बारे में वो लोग नहीं जानते थे. वो प्लेस टू प्लेस जस्ट वांडर करते थे, इसीलिए उस वक्त के हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है. सो वो जो हिस्ट्री है, जो पास्ट इवेंट्स है जिसके बारे में हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री. और उसी वजह से हम कह सकते हैं कि द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स विच इज कॉल्ड हिस्ट्री. जिसके बारे में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स है उसे बोलते हैं हम हिस्ट्री. और हम जो प्री हिस्ट्री के आप सबको वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्री हिस्ट्री को कैसे स्टडी किया जाता है, क्योंकि हमारे पास उसके रिटन रिकॉर्ड्स तो नहीं है. सो प्री हिस्ट्री को हमने कैसे स्टडी करते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं वो प्री हिस्ट्री को इस तरीके से कुछ स्टडी करते हैं कि वहाँ के जो भी बॉन्ड्स, वेपन्स, ये सब के उनको स्टडी करने के बाद उनसे पता चलता है कि उसकी लाइफस्टाइल कैसी थी, वो लोग किस तरीके के रिलीजन को फॉलो करते थे. और दूसरी चीज़ ये थी कि उस वक्त आज भी ऐसे कुछ ट्राइब्स हैं जो प्रीमिटिव लाइफस्टाइल जीते हैं, उसकी थ्रू भी हमें पता चलता है. उसके बाद हमने देखा कि जो वेयर ऑफ द पास्ट इवेंट, पहले वैन देखा फिर वेयर देखा. तो वेयर में हमने क्या देखा कि इस फिगर को एग्जाम्पल लेते हुए मैंने बोला था कि जो हिस्टोरियन है उनके लिए एंशियंट पीरियड के जो लोकेशन है वो फाइंड करना काफ़ी मुश्किल वर्क है. क्यों? क्योंकि उस वक्त जो भी रिवर्स थी या फिर जो भी प्लेस थे, टेरिटरीज थी, उन सब के नाम फॉर द टाइम वो चेंज होते, जैसे टाइम चेंज पीपल चेंज, वैसे ही टाइम चेंज प्लेसेस चेंज, जस्ट लाइक दैट. मतलब टाइम के साथ साथ नाम चेंज होते गए. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था, ये यहाँ पे आपने देखा था कि काफ़ी सारी मैंने नॉर्थ इंडिया की रिवर्स कुछ बताई थी जिसके नाम पहले कुछ अलग थे और आज कुछ अलग है. जैसे कि इंडस का नाम पहले सिंधु था, फिर सतलज का नाम जो है वो पहले शतुकिनी था,
बियास का विपाशा, फिर झेलम का वितस्ता, ये सारे अलग अलग नाम बताए थे मैंने। नर्मदा का रेवा था। तो आज ये हिस्टोरियन के लिए काफ़ी टफ वर्क था। फिर मैंने ऐसा भी बताया था कि उस वक्त कुछ रिवर्स थी जो आज सूख चुकी है, जैसे कि सरस्वती जो ड्राइड हो चुकी है, पर उसका कुछ पार्ट ही आज नॉर्थ इंडिया में बहता है, जो कि घग्गर। फिर मैंने ये बताया था कि एंशियंट इंडिया का जो लोकेशन है वो भी काफ़ी अलग है, क्योंकि उस वक्त जो अर्थ है उसको फ्लैट सरफेस माना जाता था, और ऐसा माना जाता था कि अर्थ एक फ्लैट सरफेस है जिसके सेंटर में गोल्डन माउंटेन है जिसका नाम मेरू है, जो एक वास्ट ओशन से कवर्ड है। और उस वास्ट ओशन में एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है जिसका नाम जम्बू द्वीप है, जहाँ पे भारतवर्षा करके एक कंट्री है जिसको हम सब कॉन्टिनेंटल बोलते हैं। और धीरे धीरे उसका नाम चेंज होता गया। आज उसे भारत या फिर भारतवर्षा भारत कहा जाता है। ये भारत नाम है वो भरत राजा से आया था, मैंने आपको ये भी बताया था। फिर मैंने ये बताया था कि जो इंडस का जो रीजन है, इंडस की ट्रिब्यूटरीज का, उसको सप्त सिंधु बोला जाता था। फिर पर्शियन आए, पर्शियन ने उसको हेप्ता हिंदू नाम दिया। और ग्रीक वॉज द फर्स्ट हु नेम्ड इंडिया, मतलब वो पहले थे जिन्होंने इंडिया नाम यूज़ किया था। उससे पहले भारतवर्षा या फिर भारत कहा जाता था, या फिर हिंदुस्तान कहा जाता था। फिर ये जो रीजन है हिमालय से लेके विंध्या तक का ईस्टर्न कोस्टल रीजन और वेस्टर्न कोस्टल रीजन, उसको क्या बोलते थे? आर्यव्रत बोलते थे। सो ये आप काफ़ी अभी मैथोलॉजिकल और रिलीजियन सीरियल्स में अभी देखते होंगे। सो आर्यव्रत नाम से तो आप काफ़ी फॉन्ड ऑफ होगे। फिर मैंने आपको ये इंस्क्रिप्शन के बारे में, सोर्स मटेरियल के बारे में बताया था कि in previous lecture we have studied about source material. What is source material? यानी कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था डिटेक्टिव का, कि जो हिस्टोरियन होते हैं उनका वर्क भी डिटेक्टिव की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। क्यों? क्योंकि जैसे डिटेक्टिव को केस सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लूज़ को कनेक्ट करके फिर एक स्टोरी बनानी पड़ती है कि वो केस को सॉल्व कर पाते हैं, उस क्लूज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके। बिल्कुल वैसे ही जो हमारे हिस्टोरियन होते हैं उनको भी ऐसे जैसे अलग अलग क्लूज़ मिलते हैं, उनको कनेक्ट करके वो लोग इस तरह से एक एविडेंस को कलेक्ट करके एक हिस्ट्री, एक स्टोरी काइंड ऑफ बनाते हैं, जिसके साथ ये एविडेंस जुड़ते हैं तो क्या बनती है? हिस्ट्री। मैंने आपको पहले ही बताया था, हिस्ट्री का मतलब होता है ही स्टोरी। स्टोरी के साथ जब फैक्ट मिलता है, जब प्रूफ मिलते हैं, एविडेंस मिलता है, तब जाके हिस्ट्री बनती है। तो ये एविडेंस जो है उसको कलेक्ट करने का काम होता है हिस्टोरियन का, और ये एविडेंस है दैट इज कॉल्ड सोर्स मटेरियल। और सोर्स मटेरियल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, विच इज आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट आर्कियोलॉजिकल सोर्स। हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में इन लास्ट लेक्चर देखा कि बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सोर्स है क्या। फिर उसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि आर्कियोलॉजी यानी कि द स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स ऑफ पास्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। कि जो पास्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में जो भी स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी, जिसमें ह्यूमन रिमेन्स यानी कि जिसमें किस किस चीज़ का इंक्लूड होता है, वो है टूल्स, वेपन, आर्टिकल्स डेली यूज, आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज, कॉइन्स, buildings, writings on objects. There are so there's all are called archaeological source material. और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि a person who studies such a remains is called archaeologist. मतलब ये जो सोर्स मटेरियल को जो पढ़ता है उसको बोलते हैं, उनको स्टडी करता है, उनके बारे में रिसर्च करता है, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। और हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करता है उसको बोलते हैं हिस्टोरियन। उसके बाद हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल के कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि आर्टिफैक्ट्स है, इंस्क्रिप्शंस है, मॉन्यूमेंट्स है। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं कि जो वेपन्स थे, टूल्स है, पोटररी है, जो मैन मेड है और मैन के थ्रू ही यूज़ होते हैं, ये सारे जो है उसे बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। उसका आपने एक फिगर देखी थी, ये है कॉइन। ये ये जो समुद्र गुप्त किंग थे गुप्ता डायनेस्टी के, उनके टाइम का कॉइन मिला था, जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिला था।
ये जो है वो बताता है कि उस वक़्त जो किंग थे समुद्रगुप्त, वो वीणा प्ले कर रहे, इसमें ये दिखाया गया है, वीणा इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। अ, वो म्यूज़िकल एबिलिटी दिखाते हैं उस वक़्त के रूलर की, मतलब हम ये गेस कर सकते हैं कि ये जो आर्टिफ़ैक्ट्स है उसके थ्रू हमें उस वक़्त के जो भी है मेन है उसको बारे में, उसकी किस चीज़ में मास्टरी थी, वो सब हमें पता चलता है। कौन-सी स्किल में वो लोग एक्सपर्ट थे, कौन-सी स्किल में वो लोग आगे थे, कौन-सी स्किल्स को वो फ़ॉलो करते थे, किस तरीके के ट्रेड्स हुआ करते थे। ऑब्वियस है जो चीज़ें मिलेंगी उसकी लेन-देन तो होती ही होगी, तो उस वक़्त के ट्रेडिंग के बारे में भी हमें पता चलता है, मैन की लाइफ़स्टाइल के बारे में पता चलता है। जो कॉइन्स है वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग आर्टिफ़ैक्ट्स, जो भी मैंने आपको आर्टिफ़ैक्ट्स बताए उसमें सबसे इंटरेस्टिंग उनको लगता था कॉइन्स। क्यों? क्योंकि कॉइन्स काफ़ी अलग-अलग मटेरियल के बने किया हुआ करते थे, जैसे कि लीड, कॉपर, ब्रोंज़, सिल्वर और गोल्ड। और ये जो कॉइन थे उससे पता चलता था कि उस वक़्त जो भी किंग थे, जिस किंग का वो कॉइन था उसकी किंगडम में किस तरीके की प्रॉस्पेरिटी थी, वो सब पता चलता था। और दूसरा कि उसका रेंज जो है वो कहाँ तक फैला हुआ था, कि और कौन से आसपास की किंगडम है या फिर कौन-सी फ़ॉरेन कंट्रीज़ है जिसके साथ ये ट्रेडिंग हुआ करता था उनका। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी कि इस कॉइन की वज़ह से हमें पता चली कि इंडिया में भी काफ़ी फ़ॉरेन कॉइन्स पाए गए हैं और काफ़ी फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी इंडियन कॉइन्स पाए गए। इससे साफ़ होता है कि हिस्ट्री में इंडिया की अ, जो दूर की कंट्रीज़, फ़ॉरेन कंट्रीज़ थी, उनके साथ ट्रेडिंग रिलेशंस हुआ करते थे। फिर हमने पढ़ा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन बेसिकली क्या है? Writing engraved on rocks, pillars, metal plates, clay, tablets, walls of temples, houses and tombs and so on are called inscription। यानी कि ये जो लिखावट होती है, रॉक्स हो, पिलर्स हो या मेटल प्लेट्स हो, इन सब टॉम्ब हो, इन सब पे जो लिखावट होती है उन्हें बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि किसी किंग का नाम है, डेट है, उससे पता चलता है कि ये कौन से पीरियड का है। और इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में पता चलता है कि और दूसरी चीज़ है कि उस वक़्त कौन-सी लैंग्वेजेज़ यूज़ होती थी, वो कौन-सी उनकी लिटरेरी स्किल किस तरीके की हुआ करती थी, ये सब चीज़ें हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। उसके एक एग्ज़ाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि ये आप देखते हैं, ये इंस्क्रिप्शन जो है वो बंगाल की किंग महा महेंद्र पल्ला देव उनकी है। उसमें ऊपर उनका नाम और उसका नाम जो है टॉप ऑफ द प्लेट मेंशन किया गया है, इसीलिए हमें पता चलता है कि ये, हाँ, उनके ये किंग बंगाल के ये जो किंग थे उनके टाइम की है। और ऐसे किंग वहाँ पे हुआ करते थे। फिर हमने देखा मॉन्यूमेंट्स के बारे में कि टेम्पल्स हैं, फोर्ट, प्लेसेस एंड अदर स्ट्रक्चर बिल्ट फॉर स्पेशल पर्पस आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। जो अदर स्ट्रक्चर है वो जो भी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स। द स्टडी ऑफ द ओल्ड मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। जो ये मॉन्यूमेंट्स है उसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि उस वक्त के जो आर्टिस्ट थे उनकी स्किल किस तरीके की हुआ करती थी, वो कौन से टाइम का है, कौन से रिलीजन को वो जो किंग है, वो बिल्डर है जो वो प्रमोट करते हैं। जैसे उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे कि स्तूपा एट साची, अशोक पिलर्स, द यूनिवर्सिटी एट नालंदा, महाबल्लपुरम टेम्पल जिसका फ़ोटो नीचे दिया गया है, शोर टेम्पल मल्लापुरम। ये जो सारे हैं वो एंशिएंट इंडिया के मॉन्यूमेंट्स हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस वक़्त के जो किंग थे वो आर्किटेक्चर को कितना प्रमोट करते थे और उस वक़्त आर्किटेक्चर स्किल कैसी हुआ करती थी। आज भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ करता था उस वक़्त, ऐसी कौन-सी स्किल हुआ करती थी जो आज भी लोग स्टडी नहीं कर पाए। जिसका एक एग्जाम्पल है पिलर, जो है एक आयरन का पिलर दिल्ली में है। उस पिलर के बारे में आज उसको आज तक जंग नहीं लगा है, तो लोग पता करते हैं कि वो उस वक़्त कौन-सी ऐसी केमिकल के यूज़ किए थे, कौन से ऐसे मेटल के यूज़ किया था कि वो आज तक उसे जंग नहीं लगा है। सो मॉन्यूमेंट्स भी उस वक़्त की
स्किल के बारे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये तीनों जो है इंस्क्रिप्शन, आर्टिफैक्ट्स और मॉन्यूमेंट्स के थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो हमने एक अब तक जो देखा वो मैंने आपको एक ब्रीफ में बता दिया कि जो सोर्स मटेरियल है उसके फर्स्ट कैटेगरी आर्कियोलॉजिकल पढ़ रही। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स एक्चुअल में क्या है, आपको ऊपर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। ये जो पुराने एंशियंट एक मैन्युस्क्रिप्ट है, ब्यूटीफुली लिखी गई है। सो आप बेसिकली नाम से ही पता करते हैं कि जो रिटर्न रिकॉर्ड होते हैं पास्ट इवेंट के, उसे बोलते हैं लिटरेरी सोर्स। मैनी ऑफ द अवेलेबल लिटरेरी सोर्स ऑन एंशियंट इंडिया आर मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि हैंड रिटन, कि काफ़ी सारी एंशियंट इंडिया की जो भी लिटरेरी सोर्स है वो कैसी है, हैंड रिटन है, प्रिंटेड नहीं है, हैंड रिटन है। इन एंशियंट इंडिया बिफोर पेपर केम इन टू यूज, जब पेपर नहीं आया था उससे पहले किसमें लिखा जाता था, भोजपत्र। ये लीव्स टाइप है उसमें लिखा जाता था, और पाम लीव्स, इन सब में क्या किया जाता था, ये जो भी चीज़ें हैं वो सब लिखी जाती थी। इंस्क्रिप्शंस टू आर लिटरेरी सोर्स। ये जो इंस्क्रिप्शन है हमने आपको आगे देखा वो भी वन टाइप ऑफ लिटरेरी सोर्स ही है, क्योंकि वो रिटन रिकॉर्ड है। ओके, और उन्हें समझने के लिए आप में से किसी ने लास्ट टाइम मुझे ये क्वेश्चन किया था कि ये जो हिस्टोरियन है उनको, हेलो, ये जो हिस्टोरियंस है उनको ये अलग अलग जो लैंग्वेज है वो कैसे पता चलती है, तो वही इसमें दिया गया है कि उनको ये लैंग्वेज जो है, ये स्क्रिप्ट है, वो समझने में के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी लैंग्वेज है, ऐसी काफ़ी सारी स्क्रिप्ट है जो आज यूज़ में नहीं ली जाती। जैसे कि एंशियंट लैंग्वेज जैसे कि प्राकृत और ब्राह्मी है, जो भी अशोक के जो भी हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो उन सब में ये प्राकृत और ब्राह्मी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। तो ये जो है वो एंशियंट इंडिया की लैंग्वेज है जो आज यूज़ नहीं की जाती। सो ऐसी जब फॉरगॉटन लैंग्वेज होती है, स्क्रिप्ट्स होती है, उन्हें वैसे जब इंस्क्रिप्शन मिलते हैं तो हिस्टोरियन को उसके लिए काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ते हैं, काफ़ी सारे पुराने बुक्स और उन सबको कलेक्ट करके ऐसे रिकॉर्ड्स की हेल्प से उनको स्टडी करके वो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। उसके बाद जाके वो इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है वो लोग एनकोड कर पाते हैं। और दूसरा, ऐसे ही काफ़ी सारी जो चीज़ें होती है जो आज भी ऐसी काफ़ी सारी लैंग्वेज है, काफ़ी सारी ऐसे इंस्क्रिप्शन है जो आज भी हिस्टोरियन है वो नहीं समझ पाए, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है वो नहीं समझ पाए। जिसमें से अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारी हड़प्पा और इंडस सिविलाइजेशन थी, उसकी काफ़ी सारे ऐसी जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो लैंग्वेज आज भी वो एनकोड नहीं हुई है, डिकोड हो ही नहीं पाई है कि वो क्या लिखा है। सो बेसिकली जो लिटरेरी सोर्स होते हैं देर आर टू काइंड ऑफ, फर्स्ट वन इज रिलीजियस एंड सेकेंड वन इज सेक्युलर। आप नाम से ही गैस कर सकते हैं, रिलीजियंस यानी कि राइटिंग ऑन रिलीजियस थीम्स आर कॉल्ड रिलीजियस लिटरेचर। जो रिलीजियस थीम पे जो लिखा गया है उसको बोलते हैं रिलीजियस लिटरेचर। द वेदास ऑफ हिंदूज, द पिटिकास ऑफ बुद्धिस्ट एंड द अंगस ऑफ द जैन्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंडियन वर्क्स एट रिलीजियस लिटरेचर। जो हिंदू के वेदास है, बुद्धिस्ट के पिटक्स है और जैन के अंगस है, ये क्या है, रिलीजियस लिटरेचर है। अब देखते हैं सेक्युलर लिटरेचर। और अगर रिलीजियस लिटरेचर में हमारे जो रामायण महाभारत ये भी बोलते हैं, ये सब रिलीजियस लिटरेचर में ही आते। अब देखिए सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर यानी कि लिटरेचर नॉट कनेक्टेड टू रिलीजन आर कॉल्ड सेक्युलर लिटरेचर। और सेक्युलर लिटरेचर यानी कि वो किसको इंक्लूड करता है, जैसे कि पोएट्री है, ड्रामा है, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स है, वर्क ऑन साइंस, ग्रामर, पॉलिटिक्स एंड ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो रिलीजन के रिलेटेड नहीं है, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट पे जो भी लिखा गया है उसको बोलते हैं सेक्युलर लिटरेचर। और उसके बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखें तो कौटिल्यस अर्थशास्त्र। कौटिल्यस अर्थशास्त्र यानी कि जो चाणक्य है उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा है वो जो है वो सेक्युलर लिटरेचर है। थियोरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है कि जो रूल है, एक रूलर को, एक किंग को कैसे रूल करना चाहिए, उसके लिए काफ़ी
ब्यूटीफुली एक जो भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसमें दिया गया है अर्थशास्त्र में। और दूसरा है कालिदास फेमस प्ले अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम एक स्टोरी है महाराज दुष्यंत और शकुंतला की, जिसके बारे में मैंने आपको एक जो जम्बूद्वीप वाली कहानी सुनाई थी उसकी भरत नाम दिया गया है, भरत राजा के नाम पे भारत नाम दिया गया है। तो वो इसमें इंक्लूड है कि ये जो किंग दुष्यंत है और शकुंतला है उन्हीं के बेटे थे भरत राजा, और उन्हीं के नाम पे भारत देश का नाम रखा गया है। वो प्ले है, वो भी एक सेक्युलर लिटरेचर है जो कनेक्टेड नहीं है, किसी रिलीजियन थीम पे नहीं है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है? लिटरेरी सोर्सेज टेल us a lot about the political practices, religious beliefs and social norms of their times, and about the nature of tools, weapon, clothes and jewelry used in those time। उस वक्त जो भी ज्वेलरी है, टूल्स है, वेपन किस तरीके के यूज़ होते थे उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं। दूसरा कि उस वक्त का पॉलिटिकल जो व्यू था, पॉलिटिकल ओपिनियन कैसा था, एनवायरनमेंट कैसा था पॉलिटिकल, वो पता चलता है। वो लोग किस तरीके की रिलीजियस बिलीफ में मानते थे, किस तरीके की परंपराओं में मानते थे, किस तरीके के वो गॉड को फॉलो करते थे, ये सब हमें पता चलता है। उनके सोशल नॉर्म्स कैसे हुआ करते थे, जैसे आज हमारे कुछ हुआ करते हैं, हमारे अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी के रूल्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह की सोशल नॉर्म्स कैसे हुआ करते थे। वहाँ उन लोगों की लाइफ़स्टाइल कैसी हुआ करती थी, नेचर कैसा हुआ करता था कि वो लोग किस तरीके से नेचर को प्रमोट करते थे या फिर कैसे नेचर को फॉलो करते थे, ये सारी चीज़ें हमें लिटरेरी सोर्स से पता चलती है। सो बेसिकली हमें जो है ये जो हिस्ट्री है हमारी, हम जो पढ़ते हैं वो क्या है, वो द हिस्ट्री दैट यू रीड इज़ द रिजल्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग रिसर्च बाय मैनी स्कॉलर्स। काफ़ी स्कॉलर्स है, उनकी पूरी ज़िंदगी की रिसर्च है, उनकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत है जो हम ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। their work help us to understand our culture roots and to become a good citizen। और उन्हीं का ये जो वर्क है, उन्हीं का जो हार्ड वर्क है, उन्हीं की लाइफ लॉन्ग मेहनत है, वही हमें हेल्प करती है हमारे कल्चर के रूट तक पहुंचने में। हमारा कल्चर हम तक के कल्चर को हम तक पहुंचाने की वजह ही ये हिस्टोरियंस है। सो और हमें एक गुड सिटीजन बनने में हेल्पफुल है। Okay, so basically this is the introduction to history. This chapter is over here. Or in today I will going to share the question answer and worksheet of this chapter, and I'm going to unmute you for a while. If you have query, just raise your hand. Okay, any query? Okay, do you have any query? Okay, hello. Can you hear me? Is it audible? Any query regarding this chapter? Okay, any query or not? Okay, tell me, what's your query? Hello? Yes, tell me. Anyone else who has a query? Hello? Is it audible to you? Any query? Okay, so if you don't have any query, and then I'm going to end this meeting. Hope you all understand today's lecture and introduction to history. So in next lecture we are going to start with our new unit.
which is social and political life, in which we are going to study about our first chapter of civics, which is understanding diversity. So in next lecture हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने अब तक जियोग्राफी यानी कि हमारा फर्स्ट यूनिट अवर वर्ल्ड में अर्थ और उसकी सोलर सिस्टम के बारे में देखा। देन सेकंड यूनिट इन विच इज एंशियंट पीरियड इन विच वी हैव studied about introduction to history. Then in next session we are going to study about social and political life, and in which we are going to study our first chapter, understanding diversity. So here I am going to end this meeting. Okay.